गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 10 की बेटा जो क्लास है हमारी चल रही है, उस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत के बारे में। हमने इसमें पढ़ रखा है ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। इसके बाद हमने इसमें पढ़ रखा है ऊर्जा के और भी जो स्रोत है, तो मतलब परंपरागत स्रोत में या गैर परंपरागत स्रोतों में हमारे पास आती हैं बहुत सारी अलग अलग प्रकार की ऊर्जा के स्रोतों की बात करते हैं। जैसे पवन ऊर्जा हो गई, वैद्युत ऊर्जा हो गई, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गई, जल ऊर्जा हो गई। इस प्रकार से ये सारे हमारे पास क्या है, एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत हैं। फिर हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पे एक बात की थी नाभिकीय ऊर्जा की, है ना। नाभिकीय ऊर्जा थोड़ा सा नया टॉपिक था आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा डीपली बताने की कोशिश की थी। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से नाभिकों के संलयन, मतलब नाभिकों के विघटन से या संलयन से, दोनों नए वर्ड हैं, अभी आपको समझाए जाएंगे। मतलब नाभिकों को जोड़ने से और कम होने से भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये जो नाभिकों की बात कर रहे थे, नाभिक क्या है, नाभिक के अंदर क्या होता है, नाभिक कैसे है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, जब नाभिक की खोज हुई तो इसमें ये प्राप्त हुआ कि नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं। एक है धनावेशित कण प्रोटॉन और दूसरा है बिना आवेशित कण यानी उदासीन कण न्यूट्रॉन। द्रव्यमान लगभग दोनों के बराबर होते हैं और ये दोनों ही कण नाभिक के अंदर पाए जाते हैं और नाभिक का कुल द्रव्यमान दोनों कणों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये नाभिक की स्ट्रक्चर में आता है, संरचना में आता है। अब बात ये आती है कि ये क्या है, ऐसी क्या प्रोसेस है। देखो बेटा, तो नाभिक जो बड़े हो जाते हैं वो नाभिक अपने आप टूटने लगते हैं और जो ऐसे नाभिक अपने आप टूटने लगते हैं उन्हें हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, जिन्हें आज हम लोग नाभिकीय अभिक्रियाओं में यूज कर रहे हैं। जैसे थोरियम है, स्ट्रेंशियम है, ठीक है। इन सभी को हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब समय के साथ साथ अपने आप विघटित होते रहते हैं यानी ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी से संबंधित दो अभिक्रियाएं हैं जिन्हें हम लोग करके ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। जैसे पहली जो अभिक्रिया आती है उसे हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना। क्या मतलब होता है? टूटना, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। देखो, टूटने का मतलब ये है कि पहले कोई बड़ा होगा उसे तोड़कर छोटा करना है, यही तो मतलब हुआ तोड़ने का। हाँ, तो देखो, जैसे बात कर रहे हैं नाभिकीय विखंडन, तो क्या है विखंडन, इसको सीखते हैं। जब किसी भारी नाभिक में यहाँ पर आ जाएगा यूरेनियम। भारी नाभिक में क्या आ जाएगा? यूरेनियम। भाई, इसका परमाणु भार कितना होता है? 234, 235 या 238 या 236 अलग अलग परमाणु भार के ये तत्व मतलब पाए जाते हैं यूरेनियम, ठीक है। तो ये जो यूरेनियम है इसमें इसका मतलब है 238, 237 या 236 न्यूक्लियॉन्स मिलते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर जो बने उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो नाभिक के अंदर इतने सारे न्यूक्लियॉन्स एक साथ बंधे हैं। अब जो ये नाभिक के अंदर इतने न्यूक्लियॉन्स बंधे हैं, इनमें अगर हम क्या करें, हल्का सा कोई भी एक द्रव्यमान इस पर फेंक के मारें तो क्या होगा, ये बिखर जाएंगे। अर्थात ये बिखर जाएंगे मतलब ये टूट जाएंगे। तो इन्हें तोड़ने की जो प्रोसेस है वो बन गई विखंडन। क्या बन गई? विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन क्या हुआ बेटा, जब किसी भारी नाभिक पर हम क्या करेंगे, इन्हें तोड़ने के लिए न्यूट्रॉन की बमबारी कराएंगे। क्या, किसकी बमबारी कराएंगे? न्यूट्रॉन की बमबारी जब हम कराते हैं तो क्या होता है, तो ये नाभिक लगभग 2 या 2 से अधिक, ठीक है, नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है। यानी इससे टूटकर 2 या 2 से अधिक हल्के छोटे नाभिक क्या होते हैं, बन जाते हैं। तब इस अभिक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। अब बात आती है ऊर्जा कहाँ से मिली भाई, इसमें ऊर्जा कहाँ से आई। तो देखो बेटा, जब नाभिक बड़े होंगे तो उनका द्रव्यमान कुछ और होगा, छोटे छोटे बनेंगे उनका द्रव्यमान कुछ और होगा। उनके द्रव्यमान में जो कमी आएगी वो कमी किसमें बदलेगी? ऊर्जा में। किसमें बदलेगी? ऊर्जा में। आइंस्टीन ने बताया था ना, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि किसी के द्रव्यमान में जो कमी आती है वो कमी जो होती है वो सीधे से किसमें परिवर्तित हो सकती है? ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है। इसीलिए तो आइंस्टीन ने अपना समीकरण बनाया था, डेल्टा E = mc²। तो नाभिकीय विखंडन की मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय
विखंडन। ठीक है, देखना ध्यान से, जब किसी भारी नाभिक, हम अभी आपको ब्रैकेट में लिख के बता रहे हैं याद रखने के लिए, यूरेनियम। हम किसकी बात कर रहे हैं, या लिख दो रेडियो एक्टिव, क्या लिख दो, रेडियो एक्टिव। ठीक है, पर हल्के न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो वह नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, तब इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। यानी इसमें नाभिकों को दो या दो से अधिक भागों में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं, जिसे आप कहते हैं परमाणु बम। क्या कहते हैं, परमाणु बम, एटम बम। यानी जो परमाणु बम है वो किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। फिर है नाभिकीय भट्टी, नाभिकीय भट्टी। ठीक है, इसके बाद अभिक्रियाएं भी हैं, कुछ श्रृंखला अभिक्रियाएं। क्या है, श्रृंखला अभिक्रियाएं आदि लिख सकते हैं आप उसके। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज आ गई, परमाणु बम। परमाणु बम जो है वो किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। यानी इसमें जो बड़ा नाभिक, बड़ा यूरेनियम रखा गया वो टूट रहा है और टूट कर लगातार क्या कर रहा है, छोटे नाभिक बना रहा है, छोटे नाभिकों का निर्माण कर रहा है। आप एक बात बता दें, इसको और अच्छे समझने के लिए आप क्या कीजिए, एक रिएक्शन देखिए। आप एक रिएक्शन देखिए, जैसे हमने बताया 92U235 एक रेडियो एक्टिव तत्व। इस पर हमने क्या किया, 0N1 यानी एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करा दी, बम की तरह उसमें हमने फेंका। अब इसके बाद क्या होता है, हमने बताया था ये जो नाभिक है वो दो छोटे भागों में टूटता है, Kr प्लस B। ठीक है, इन दो, एक सेकेंड, ठीक है, ये रिएक्शन है। 92U235 में जब 0N1 यानी न्यूट्रॉन की बमबारी कराई गई तो कराने के बाद ये यूरेनियम दो भागों में बढ़ गया। पहला Kr और दूसरा Ba। Ba मतलब बेरिलियम। ठीक है, Kr और Ba में अगर हम देखते हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनके मास में यानी द्रव्यमान में कुछ कमी आती है। जो भी कमी आएगी उस कमी से जो निकलेगा वो होगी ऊर्जा। हमने ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये रिएक्शन को कराया है। परमाणु बम में भी यही अभिक्रिया होती है और ये अभिक्रिया होने के बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है। समझ में आ गया? कॉपी करके आप ये पॉज करके आप ये रिएक्शन कीजिए, फिर इसके बाद अगली बात। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन मतलब जब एक बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे हल्के नाभिकों में टूटता है तो उसके टूटने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन।
अगली कहानी ये है कि जुड़ने के भी क्या नाभिकों को जोड़ सकते हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल जोड़ सकते हैं, इसकी भी प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस बता दूं बहुत अधिक ताप पे होती है, यानी इस प्रोसेस को करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी यानी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, जिस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे नाभिकीय संलयन। जोड़ने का मतलब होता है संलयित करना। तो ये क्या होता है, जब दो या दो से छोटे या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस घटना को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या है अब बताइए आप? जब दो छोटे और हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे तो ये प्रोसेस क्या होगी? नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो छोटे नाभिक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन बम, नाम सुना है, अभी तक किसी ने इसका परीक्षण नहीं किया है। ये जो हाइड्रोजन बम है ये नाभिकीय संलयन की घटना पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद सूर्य हमको लगातार एनर्जी दे रहा है, यानी लिखेंगे सूर्य की ऊर्जा। ठीक है, यानी सूर्य भी हमको लगातार क्या कर रहा है? ऊर्जा दे रहा है। तो इसका कारण क्या है? करोड़ों वर्षों से हमको एनर्जी यानी ऊर्जा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। इसका भी कारण यही है नाभिकीय संलयन। ठीक है, इसके बाद फिर अब कहा जाएगा इसकी भी कोई रिएक्शन बताइए। तो देखिए भाई, इसकी भी रिएक्शन आपको बताते हैं। 1H2 हाइड्रोजन है, फिर 1H2 हाइड्रोजन की अगर हमने अभिक्रिया आपस में करा दी तो ये हाइड्रोजन में एक आइसोटोप है, यानी जिसे हम लोग समस्थानिक कहेंगे। तो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक जैसे हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं, ड्यूटेरियम की अभिक्रिया ये ड्यूटेरियम से कराते हैं तो ये एक ट्राइटेरियम बनाता है और साथ में एक प्लूटोनियम फ्री करता है, और जो भी ऊर्जा में अंतर आएगा उससे निकलेगी ऊर्जा। इस अभिक्रिया में लगभग 4 MeV 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा में प्राप्त होती है। अगर अगली बार फिर से इस 1H3 की अभिक्रिया हमने 1H2 से करा दी तो इस बार ये बना लेगा एक हीलियम और साथ में फ्री होगा एक न्यूट्रॉन और साथ में फ्री होगी लगभग 17.6 MeV ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो नाभिक जुड़ रहे हैं तो जुड़ने के बाद भी ऊर्जा मिल रही है, और हमने इससे पहले पढ़ा था नाभिक विभक्त हो रहे थे तो विभक्त होने के बाद ये भी ऊर्जा मिल रही थी। यानी ये नाभिकीय घटनाएं भी क्या हैं? ऊर्जा के स्रोत का कार्य करती हैं। कुल मिला के आपको मुझे ये समझाना था। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से कॉपी पे लिखिएगा, इनका रिवीजन करिएगा, बाकी हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। Hello students, myself Anand Saini, I am your chemistry tutor. Let's start to learn chemistry. तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना टॉपिक, जो हमारा टॉपिक चल रहा है। एक्चुअली चैप्टर हमारा चल रहा है ना तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अभी तक के जो आपने क्लासेस में पढ़ा जाना वो आपने आवर्त सारणी के बारे में जाना, तत्वों के वर्गीकरण के बारे में जाना हुआ है।
3 अलग अलग आपने आवर्त सारणी पढ़ी है। लास्ट एग्जैक्टली जो आपने पढ़ी हुई है आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी, दैट इज टू मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में वहाँ से क्वेश्चंस। तो अब उसके बाद हम लोग टॉपिक आगे बढ़ रहा है। उस टॉपिक में हम लोग आज की टॉपिक में जो डिस्कशन करना वो हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमिक परिवर्तन। क्या परिवर्तन हो रहे हैं तत्वों के साथ में, कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, बात आ रही है क्रमिक परिवर्तन की। तो क्या होता है क्रमिक परिवर्तन? ओके, सो स्टार्ट करना होगा हमें क्रमिक परिवर्तन से। क्रमिक मतलब क्रम से होने वाले परिवर्तन, इसमें तत्वों में, कहाँ पर, आवर्त सारणी। तो स्टार्ट करेंगे, जैसे हमारे जरूरत पड़ती है जानने की आवर्ती गुण की। आवर्ती गुण क्या? आवर्ती गुण, आवर्त से रिलेटेड गुण। आपको याद होगा कि मैंने आपसे पहले ही इस क्लास की स्टार्टिंग में कहा था, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया हुआ था आवर्तिकता के बारे में। एक्चुअली आवर्तिकता से रिलेटेड ही है गुण, तो वही बात कही जाएगी। आवर्ती गुण से रिलेटेड आपको एक डेफिनेशन दी जाती है, वहाँ पर आपको बताया जाता है कि तत्वों के ऐसे गुण, तत्वों के ऐसे गुण जो एक निश्चित समयांतराल के बाद में फिर से रिपीट होने लगते हैं, पुनः उनकी पुनरावृत्ति होने लगती है, वो कहलाते हैं तत्वों के आवर्ती गुण। तो आवर्ती गुण क्या है? तत्वों के वे गुण जो एक निश्चित समयांतराल पर जिनकी पुनरावृत्ति होती है वो कहलाते हैं कौन से? आवर्ती गुण। आवर्ती गुण क्या है? आपको थोड़ा सा डेलिकेट तरीके से बता दे रहा हूँ। आवर्ती गुण आपके होते हैं निश्चित समयांतराल पर पुनरावृत्ति। ये एक लाइन आप याद रखिए, तो यहाँ से आपको याद होगा, ठीक है ना? निश्चित समयांतराल पर पुनरावृत्ति। तो क्या कहेंगे आप डेफिनेशन में? आवर्ती गुण के लिए कहेंगे कि तत्वों के ऐसे गुण जिनकी पुनरावृत्ति एक निश्चित समयांतराल पर होती है वो कहलाते हैं क्या? आवर्ती गुण। तो बहुत सारे आवर्ती गुण हैं, हमें आज पढ़ने हैं, हमें आज जो डिस्कशन करना है उनमें हमारा पहला पॉइंट होगा संयोजकता। संयोजकता भी आपका एक आवर्ती गुण है, आवर्त सारणी में आपको ये मिलता है देखने को। तो एक्चुअली है क्या? तो पहले संयोजकता के बारे में जान लेते हैं। संयोजकता के बारे में अगर आप बात करते हैं तो संयोजकता की जब डेफिनेशन की बात आती है तो कहा जाता है कि संयोजकता एक्चुअली संयोजन करने की क्षमता, किसी एक परमाणु की किसी दूसरे परमाणु के साथ में जुड़ने की क्षमता, संयोजन करने की क्षमता, वो कहलाती है संयोजकता। बट यहाँ पर जो आपको डेफिनेशन देनी होगी वो कुछ इस तरीके से बताई जाती है कि किसी भी परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु के साथ में संयोग कहलाता है उसकी संयोजकता। पॉइंट सुनिएगा और समझिएगा क्या बोल रहा हूँ। किसी भी परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु के साथ में संयोग करने की क्षमता कहलाती है संयोजकता। कोई एक परमाणु कितने हाइड्रोजन के साथ में जुड़ रहा है वही उसकी संयोजकता हो जाती है। सपोज दैट कि कोई एक परमाणु है वो एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है तो उसकी संयोजकता हो जाएगी एक। अगर उसके साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो संयोजकता होगी 2। सो दिस इज द डेफिनेशन कि हाइड्रोजन परमाणु के साथ में संयोग किसी परमाणु का कहलाता है उस परमाणु की संयोजकता। गॉट इट? ओके, तो मैं आपको अच्छा सा पॉइंट यहाँ पर लिख दे देता हूँ। संयोजकता के लिए आप समझिए इन जनरल हाइड्रोजन परमाणु से संयोग या संयोजन की क्षमता। ओके, डेफिनेशन आप क्या बताओगे संयोजकता के लिए? आप कहेंगे कि किसी परमाणु की हाइड्रोजन परमाणु के साथ में संयोग करने की क्षमता, संयोजन क्षमता को ही हम लोग कहते हैं क्या? संयोजकता। फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल में जो आपको ट्रेंड देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, वो मिलता है कुछ ऐसा। ये आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको एलिमेंट दे रहे हैं उनका कंपाउंड के साथ में, और यहाँ पर आपको संयोजकता है, ठीक है? तो आप इजीली कर जाएंगे। So let's start. Look at here. Element is sodium. वो Na के साथ में रिएक्ट कर रहा है, H जोड़ रहा है एक, ऐसे ही Mg के साथ में जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो Mg के साथ 3
ओके, तो ये एक टेबल है आपके सामने। इस टेबल में जब आप देखोगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। ये आपको मैंने ऊपर एक वर्ग लिख करके दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 तक, और इसके बाद में उसी ग्रुप का, उसी वर्ग का जो तत्व है, जैसे फर्स्ट में आपका सोडियम है, सेकंड में मैग्नीशियम है, थर्ड उसके बाद में एल्यूमिनियम, सारे एलिमेंट लिखा गया है। एलिमेंट के साथ में आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन ऐड है, कंपाउंड बना हुआ है, वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है। उसी के बिहाफ पर संयोजकता बोलेंगे आपसे, संयोजन क्षमता, संयोजकता बताइए सोडियम की कितनी संयोजकता है। आप देखो कितना लिखा मैंने 1। आप देखिए सिलिकॉन की संयोजकता मैंने कितनी लिखी 4। क्यों लिखी, किस बिहाफ पर लिखी, वो बात समझिएगा। वो बात केवल इतनी है कि इस परमाणु के साथ में, इस तत्व के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं। एक मैग्नीशियम के साथ में कितने जुड़े हैं 2, एल्यूमिनियम के साथ में कितने जुड़े हैं 3, इसके साथ में कितने जुड़े हैं H हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं सिलिकॉन के साथ में 4। देखो क्लोरीन के साथ में कितने H जुड़े हैं 1, संयुक्ता वही 1। तो भैया यही तो बताया हमने आपको, ठीक है ना। पॉइंट बड़ा इजी है, बहुत छोटा सा पॉइंट है कि हाइड्रोजन के साथ में संयोग तत्व या परमाणु के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, वही उसकी संयोजकता हो जाती है। Got it? This is the your table, and according to the table आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि किसी भी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन के साथ संयोग करने की क्षमता पर डिपेंड करती है। जितने भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं उस तत्व के, उस परमाणु की संयोजकता उतनी ही हो जाती है। तो क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है इस टेबल में। ये टेबल है आपकी वहीं से रिलेटेड, वहीं इन द सेंस पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी से रिलेटेड। आप जब अगर देख पाएंगे तो आपको जो ट्रेंड मिल रहा है, ट्रेंड आपको ये मिल रहा है कि आप आवर्त में देखिए, जब आप बाएं से दाएं चल रहे हैं, आवर्त में किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की संयोजकता, आवर्त में परिवर्तन, और ऐसे में लिखना होता है वर्ग में परिवर्तन, ठीक है। तो आवर्त में परिवर्तन क्या होगा, इसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ रही, 1 2 3 4 बढ़ी, उसके बाद 3 2 1, पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद घटती है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो आवर्त में क्या परिवर्तन हो रहा है संयोजकता में, किसी भी तत्व की आवर्त में जो संयोजकता है वो आपने क्या बोलना होगा, किसी आवर्त में तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर उसके बाद क्रमशः घटती है। पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर क्रमशः घटती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया आपका संयोजकता से रिलेटेड। अब जो हमें बात करनी होगी वर्ग की, तो एग्जैक्टली वर्ग में हम लोगों को जो बात बतानी होती है बेटा, वो ये बात हम बताते हैं कि किसी भी वर्ग में तत्वों की संयोजकता हमेशा रहती है, समान होता है, नो चेंज, समान रहती है। वर्ग में संयोजकता कैसे रहती है, समान, ठीक है ना। तो किसी भी आवर्त में संयोजकता के साथ में क्या हो रहा है, 1 से लेकर 4 तक बढ़ रही है, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली घट रही है। लेकिन किसी वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में वो संयोजकता क्या होती है, वर्ग में संयोजकता समान रहती है। तो ठीक, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ओके, अपना अब हम लोग को जो बात करनी है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, परमाणु का आकार। तो परमाणु के आकार के बारे में बात करनी है। अभी तो आपने संयोजकता के बारे में जाना, उसका क्या परिवर्तन हो रहा था वो जाना है। अभी मैं बात करनी है इसके बारे में, परमाणु के आकार, परमाणु का आकार। तो चलिए, आपने देखा होगा परमाणु के आकार के बारे में, लाइक ऐसा कुछ आपके पास में एटम होता है, ठीक है ना। अब बोलेंगे इस परमाणु का आकार क्या है, कैसा है, कितना है। तो बड़ा जनरल सा पॉइंट है आपके लिए कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस भी कोष में है, जिस भी कक्षा में है, उसकी परमाणु के केंद्र से, नाभिक से कितनी दूरी, परमाणु के नाभिक से दूरी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कितनी है, वही कहलाती है परमाणु की त्रिज्या। तो परिभाषा क्या रहती है परमाणु की त्रिज्या की, कि किसी भी संयोजी इलेक्ट्रॉन और परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी को परमाणु की त्रिज्या कहा जाता है। तो परमाणु की त्रिज्या से हमें पता चलता है परमाणु के आकार के बारे में, और क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे परिवर्तन होते हैं, कितनी परमाणु की त्रिज्याएं होती हैं, या और कुछ क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी केवल आपको इतना बताया परमाणु की त्रिज्या डेफिनेशन क्या होने जा रही है। तो आप बोलोगे कि किसी बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी, किसी बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। दिस इज द सिंपलेस्ट पॉइंट, ओके। और इसे हम लोग एंगस्ट्रॉम में प्रदर्शित करते हैं, ठीक। आज की क्लास के लिए थैंक यू। Good morning, student.
In our active passive, we will continue the last part of the chapter, imperative sentences, how we are going to transfer the imperative sentences into passive voice. Student, as I have told you that imperative sentences expresses order, suggestion, negation, denial, etc. Okay, and they start with the first form of the main verb. Means to say, subject is hidden. Such type of sentences are called imperative sentences. Okay, and to transfer imperative sentences into passive, we have to check two things. First of all, we have to check the main verb first form with noun or pronoun, and next one, main verb first form with adverb or other parts of speech. First type of sentence, we can say A and B type of sentence. First type of sentence which carry noun and pronoun with them, they are transferred with the formula let plus the object that is converted into subject plus be and third form of the main. Okay, and for the second one, means for the B type of sentence, for the B type of sentence we use you are according to sense, to plus main verb first form. Okay, it has been explained to you in my previous video lecture, and now today we are going to tally the answers based on active and passive voice. First of all, we will tally the answers exercise number 12.6 on page 113. ये जो एक्सरसाइज आप टैली करने जा रहे हैं ये असर्टिव सेंटेंसेस की और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की मीन्स एक्सरसाइज है, एंड आफ्टर दैट वी विल टैली द एक्सरसाइज ऑफ imperative sentences in exercise 12.9 given on the page 150. Okay student, so tell your answers. This one, the farmers had plowed their fields before sunset. Okay, the farmers had plowed their field. So first of all we are going to find out object. As a rule we are going to find out object, and object is their field. So what will be the passive form? Their field had been plowed by the farmers before sunset. Before sunset आप पहले भी लगा सकते हैं, means their field had been plowed before sunset by the farmers. यहाँ पे आप देयर से अगर सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना चाहते क्योंकि पहले नाउन फॉर्म होता है फिर उसका सब्स्टिट्यूट यानी प्रोनाउन यूज किया जाना चाहिए, तो आप ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हैं कि फार्मर्स फील्ड हैड बीन प्लोड बिफोर सनसेट बाय देम. नेक्स्ट वन, द बॉयज हैड वॉन द मैच बिफोर नून. क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्या होगा? द मैच हैड बीन won before noon by the boys. Third one is Sheila had washed her dirty clothes before lunch. तो आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म है dirty clothes. Her dirty clothes या Sheila's dirty clothes had been, sorry clothes सब plural हो गया तो have been washed before lunch by Sheila या by her. They had not finished their homework before it was night. तो before it was night जो clause है उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उस पार्ट को एज इट इज रहने देंगे. हमारा ऑब्जेक्ट किस पार्ट में है? They had not finished their homework. Their homework. तो their homework had not been finished before it was night या finished by them before it was night. मतलब जो क्लॉज है वो आप पहले भी लगा सकते हैं बाद में भी. Had the police caught the thief before morning. अब आपका ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगनी है. तो had the thieves
चूँकि प्लूरल में भी हैड लगना है, सिंगुलर में भी हैड लगना है। तो द थीव्स हैड द थीव्स बीन कॉट before morning by the police. Next one, why did you not write the essay after the teacher had gone? After the teacher had gone, ये क्लॉज है जिसमें आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उस पार्ट को हमें नहीं टच करना है। आपको किससे को देखना है, इंटरोगेटिव वाले क्वेश्चन वाले पार्ट को। why did you not write essay, तो why के साथ आपका पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म है, इसके लिए आपको was a verb चूज करना होता है। तो why was the essay not written after the teacher had gone by you, या by you after the teacher had gone। आप by you पहले लगा दें, by you after the teacher had gone, after the teacher had gone as it is आपका लिख लिया जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। The military had taken position before curfew, तो the military had taken position before curfew, the position had been taken before curfew by the military। Had he not told truth before the end of the case, तो had आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, had अपनी प्लेस पे रहेगा। Had the truth not been told, अब आपका क्लॉज as it is हो जाएगा, before the end of the case। Who had broken the jug before noon, as I have told you, who will be converted into by whom, तो by whom had the jug broken before noon, and finally put the question mark। Last one, where had the thief hidden himself before he was arrested, क्वेश्चन फॉर्म में है, वैसे ही आपको लिखना होगा। where, उसके बाद आपका had हेल्पिंग वर्ब है, वो भी बना रहेगा। अब ऑब्जेक्ट प्लेस लेगा, where had he, चूंकि himself आपका उसमें है, रिप्लेसिव प्रोनाउन है, अगर आप ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो ही में हो जाएगा। Where had the thief been hidden before he was arrested? Where was the thief hidden, या कैसे बना लेंगे, where was where had the thief hidden himself before he was arrested, या before his arrest, चोर को कहाँ छुपाया गया था। Where had the thief been hidden before he was arrested, या before his arrest, ठीक है। Now come on page number 150 for the exercise based on imperative sentences। As you know, you have to apply these two rules, these two formulas for imperative sentences। तो आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि मेन वर्ब के संग नाउन प्रोनाउन है कि एडवर्ब। अगर नाउन प्रोनाउन है तो आप लेट से बनाएंगे, अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है तो आप यूआर, और यहाँ पर जो है आप सेंस के बेस पर बनाएंगे। जैसे ऑर्डर का सेंस है तो आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे ऑर्डर, अगर सजेशन है या एडवाइज है तो ये हो जाएगा एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड। और अगर डोंट वाले सेंटेंस है जिसमें डिनायल है, मना किया गया है, तो हो जाएगा you are forbid, ये आपका, ये सारी चीजें आपके सेंस पे, जैसा कि सेंटेंस का सेंस होगा उस सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, फॉरबिड, प्रेज एक्सेट्रा में रखा जाएगा। उसके बाद टू के बाद आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। Now we have to do exercise based on these rules। First one is call the peon, ठीक है। peon आपका नाउन है, तो let the peon be calm, let the peon be calm। Next one, open the door, let the door be opened, don't make a noise, ठीक है, don't make a noise। तो आपका let a noise not be made, आप इसको you are वाले फॉर्मूले से भी बन सकते हैं। you are forbid to make a noise, you are forbid to make a noise। don't hate your poor relatives, तो let your poor relatives not be hated, Next one, please ask him to do। जितने भी रिक्वेस्टिंग मोड वाले सेंटेंस होते हैं उनको आप किसी फॉर्मूले से बनाते हैं। तो you are रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज है, रिक्वेस्ट का सेंस देगा,
तो you are requested to ask him to go. You are requested according to sense to ask him to go. Next one, please don't allow him to go. अब इसमें नाउन है लेकिन इसके बावजूद प्लीज के मोड पे है, प्लीज वाले सेंस में है, इसलिए आपको बी वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना है. यू आर रिक्वेस्टेड not to allow him to go. Tell him to work hard. Tell him आपका प्रोनाउन फॉर्म है, तो let him be told, है ना. let him be told to work hard. never tell a lie, ये आपका जो है एडवर्ब फॉर्म में है. never tell a lie वैसे आप बना सकते हैं क्योंकि एलाई के नाउन की तरह यूज किया गया है. लेट एलाई नेवर बी टोल्ड, लेकिन और क्लियर होगा अगर आप यू और फॉर्मूले से बना दें. यू आर एडवाइज्ड, क्या एडवाइस दी गई है? यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टेल एलाई. यू आर एडवाइज्ड, जैसे नेवर और नॉट दो चीज़ें आ जाती हैं तो कंफ्यूज मत होइए. जहाँ पर आप नॉट लगा रहे हैं वहीं पर आपको नेवर लगाना है. यू आर उस वजह से हाँ, यू आर एडवाइज्ड never to tell a lie, जैसे not to tell a lie, जैसे never to tell a lie. next one, don't disturb me now, तो let me not be disturbed now. let me not be disturbed now. please walk to the left, फिर वही आपका रिक्वेस्टिंग सेंस है. तो you are advised या you are advised या you are requested to walk to the left. don't walk to the right, please फॉर्म, फिर एक प्लीज वाला जो है, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वॉक टू द राइट. ओके, अब जैसे आपका यू आर वाले में जैसे एडवर्ब वाले एग्जांपल हो जाते हैं, जैसे ऑर्डर दिया जाए सिट डाउन, बैठ जाइए, ठीक. तो सिट डाउन, सिट आपका मेन वर्ब है, डाउन आपका एडवर्ब है. ऐसे में आपका फॉर्मूला जो है वो फर्स्ट वाला काम नहीं करेगा, आपको यू आर से ही बनाना पड़ेगा. यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, ठीक है. तो ओवरऑल अगर आप देखें तो यू आर वाला जो यानी बी फॉर्मूला है वो हर तरह के सेंटेंस को कवर अप करता है, हर तरह के सेंटेंस में लागू किया जाता है. उससे हर सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जा सकता है. लेकिन जो लेट वाला फॉर्मूला है वो केवल वहीं पर अप्लाई करेगा जहाँ पर आपका नाउन या प्रोनाउन होगा, साथ में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका नाउन प्रोनाउन होगा. सो स्टूडेंट, एक्टिव पैसिव, the topic active passive is completed now, and you have been taught to transfer from active into passive, assertive types of assertive sentences, interrogative sentences, WH वाले जो sentence हैं, and after that imperative sentences. Once again I am going to remind you that all the perfect continuous and future continuous are not going to be transferred into passive voice. Okay, so student, for the practice you are suggested to do the exercise on page 117, exercise 12.13, just for a practice. And in our next video lecture we will start our new topic of related with conversion, that will be narration. Okay, direct form of the narration and indirect form of the narration. Till then, have a nice day.